नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए जजों को मंजूरी दी है। इन जजों के नाम हैं जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट से, जस्टिस संजय करोल पटना हाईकोर्ट से, जस्टिस पीवी संजय मणिपुर हाईकोर्ट से, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना हाईकोर्ट से, जस्टिस मनोज मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट से। सोमवार को 5 जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सोमवार को ये 5 जज शपथ ले सकते हैं। काफी अहम ये मुद्दा था क्योंकि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इन 5 नामों की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अब तक फैसला नहीं किया था और अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पीवी संजय कुमार और पटना हाईकोर्ट के जज एहसानुद्दीन अमानुल्लाह हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही मनोज मिश्रा जज हैं। वो ये 5 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। लंबे समय से टकराव जो कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच चल रहा था, उसमें अब ये नियुक्तियां हुई हैं। हालांकि 2 नियुक्तियां की सिफारिश पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन कॉलेजियम ने साफ कहा था कि पहले इन 5 जो जज हैं इनकी नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, सीनियरिटी लिस्ट में ये होने चाहिए और उसके बाद उन दोनों जजों को की नियुक्ति पर फैसला किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लंबे समय से कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार केंद्र सरकार को लगाई थी और कहा था कि गंभीर कदम उठाने पर, कठोर कदम उठाने पर केंद्र सरकार मजबूर ना करे सुप्रीम कोर्ट को। वहीं पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भरोसा दिलाया था कि रविवार तक 3 दिनों के भीतर 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां हो जाएंगी और रविवार से पहले ही अब ये नियुक्तियों का आदेश जारी हो गया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुल क्षमता 34 जजों की है। 27 जज काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये 5 जज आ जाएंगे तो कुल क्षमता 34 में से 32 जज हो जाएगी और इसके बाद जब बाकी दोनों जजों की नियुक्तियां होंगी जिनकी सिफारिश की गई है, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं और इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार हैं, उनकी नियुक्ति जब हो जाएगी तो संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरी 34 जज हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर को लेकर तकरार अभी भी बाकी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अदानी हिंडनबर्ग मामले पर बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अदानी के एफपीओ को वापस लेने का असर भारत की छवि पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भी कई एफपीओज वापस से लिए जा चुके हैं और उनमें से किसी से भारत की छवि पर असर नहीं पड़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम पहले ही जानकारी दे चुका है कि उसके पास कितने शेयर हैं। ये जवाब ऐसे समय आए जब विपक्ष इस मामले में जांच की मांग कर रहा है, जबकि अदानी समूह ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया है। How many times has the image of India been suffering? It will be the regulators who will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. So how many times FPOs have not withdrawn from this country and how many times
has the image of India been suffering because of that? And how many times have the FPOs have not come back? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। आज वे देवघर पहुंचे और विजय संकल्प रैली की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों के लिए जो पैसा है वो उसे दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है, एक बार चुनाव मैदान में आ जाओ, जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में झारखंड के कई इलाके नक्सल मुक्त हो गए हैं और अब विकास राज्य में राह बना रही है। आप सभी को जोहार, नमस्कार। जरा शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज घमंड कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। दिल्ली में आबकारी घोटाले के मामले में बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप के घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हाल ही में एनडीटीवी को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय नायर ने आप नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए थे। आरोप के मुताबिक इसमें से कुछ रकम का इस्तेमाल आपने गोवा चुनाव प्रचार अभियान में किया था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा हाल हो रहा है। डोडा के नई बस्ती गांव में 20 से ज्यादा घरों और एक मस्जिद में दरारें पड़ गई हैं। इसके चलते पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का एक गांव भी निर्माण कार्यों के बोझ के तले धंस रहा है। वहां की इमारतों में दरारें पड़ रही हैं। नई बस्ती गांव के 20 मकानों और एक मस्जिद में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद से यहां रहने वाले अफसर घबराए हुए हैं। तो डैमेज जो है तब 6 ही स्ट्रक्चर थे। कल के दिन में वो स्ट्रक्चर 10 पहुंच गए और आज 20 के आसपास स्ट्रक्चर पहुंच गए हैं। हाईवे भी रात को बंद था और डीसी साहब ने जो है ड्यूकम साहब की कंसल्टेशन में जियोलॉजिस्ट की टीम भी भेजी थी। के मुताबिक ये एरिया सिंक हो रहा है, इसको भी रोका नहीं जा सकता। तो अभी सारा एफर्ट जो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में है। फैमिलीज को जो है सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया गया है। कई सालों से यहाँ पर 50 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। अब ये लोग अपना जो साजो सामान बचा सकते हैं उसे लेकर यहाँ से जाने की फिराक में हैं। इस वक्त जो ये बिल्कुल परेशान हाल हैं और इस वक्त कोई भी इनको जो है रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सारा का सारा एरिया जो है सिंक हो गया है और कोई भी मकान अभी बचने के काबिल नहीं रहा है। वहाँ पर कंटिन्यूस लैंडस्लाइड्स आ रही हैं और सिंकिंग हो रही है। डोडा के चेनाब घाटी इलाके में कई बड़ी पन बिजली परियोजनाएं हैं। नदियों पर बने बड़े बांधों से पहले ही गाँव में बाढ़ आ चुकी है। यही नहीं, पर्यावरण के लिहाज से इस नाजुक इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार के खिलाफ पहाड़ को काटने का मामला दर्ज किया है। We will take all necessary actions to ensure safety of the people. उसमें FIR has been lodged. डोडा से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोप में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में छावला गैंगरेप मर्डर केस में बरी कर दिया था।
गिरफ्तार होने के बाद ये आरोपी कोर्ट में वैसे ही हंस रहा था जैसे गैंगरेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान हंसता था। साथ ही ये पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता था। यूपी के मैनपुरी के रहने वाले अरविंद पाल सिंह के भाई अनार सिंह दिल्ली में ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन 25-26 जनवरी की रात दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 13 इलाके में चाकू से रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कई दिन बाद पुलिस ने अनार के घर वालों को सीसीटीवी की तस्वीर भेजी, तब पता चला कि हत्या विनोद और पवन ने की है। इनमें से विनोद को 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में बरी कर दिया था। ये मामला छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या से जुड़ा था। हमें पुलिस ने बताया। क्या बताया था? ये बताया कि ये छावला कैंप है जो, उसमें एक लड़की का इन्होंने रेप किया था, उसकी हत्या की थी। उसमें ये अभी जल्दी में ही बरी होके आया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। पुलिस ने मुझे बताया। तो मैं कोर्ट में जब गया तो सर उसने पुलिस से कहा कि देखो सर वो आ गया, मेरी तरफ इशारा किया और वो मेरी तरफ बहुत जबरदस्त मुस्कुराया। विनोद। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उस रात चाणक्यपुरी से अनार के ऑटो में सवार हुए, फिर द्वारका सेक्टर 13 में अनार का गला रेत कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहले पवन को पकड़ा गया, फिर पवन की निशानदेही पर विनोद को। हालांकि पवन का कहना है कि उसे नहीं पता था कि विनोद गैंगरेप और हत्या के मामले में बरी होकर जेल से छूटा है। वो कहीं दूर से सवारी बनकर बैठकर चले थे ऑटो में, और द्वारका के इलाके में आने के बाद उन्होंने इसे रॉबरी करने की कोशिश की, और जब उसने रेसिस्ट किया ऑटो ड्राइवर ने तो चाकू मार दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। देखिए, हमारा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि वो छावला गैंगरेप एंड मर्डर केस में देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अ रिव्यू एंड वी हैव प्रेड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अ रिव्यू एंड एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का ये मामला निर्भया जैसा है। 9 फरवरी 2012 को 19 साल की लड़की को कुतुब विहार से अगवा किया गया था। गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फेंक दिया गया था। 13 फरवरी 2012 को शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में विनोद, राहुल और रवि को गिरफ्तार किया था। 2014 में निचली अदालत ने सभी 3 आरोपियों को फांसी सुनाई थी। उसी साल हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया कि पुलिस की जांच में कई खामियां हैं। अनार के घर वालों के मुताबिक कोर्ट में जब उन्होंने विनोद को देखा तब वो हंस रहा था, ठीक वैसे ही जब वो छावला मामले की सुनवाई के दौरान हंसता था और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। मैं सर कुछ पता ही नहीं चला कि किस लिए हत्या हुई है, क्या है। वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है कि ऑटो लूट पाट कर रहे थे। मेरी क्या उनसे कुछ वैसी बदमाशों से बात थोड़ी हुई है, न मेरी कोई बात हुई है कि क्यों हत्या की, क्या कारण था, वो कुछ भी नहीं। हमसे पुलिस बता रही है कि मैं लूट पाट के लिए हत्या करना चाहता। मैं ऐसे कैसे मानूं कि लूट पाट के लिए या किसके लिए आपने मेरे भाई की हत्या की है। पीड़ित परिवार अब मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहा है। सबूतों की कमी और पुलिस की जांच की खामियों के चलते जिस आरोपी को गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, उसने जेल से निकलने के बाद एक और हत्या को अंजाम दे दिया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में उसके खिलाफ क्या सबूत जुटाती है और कोर्ट इन सबूतों को कितनी गंभीरता से लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर 21 महीने का बैन लगा दिया गया है। दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल हो गईं। उन पर प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने का आरोप है। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक दीपा कर्माकर ने हाइजिनामाइन का सेवन किया था। दीपा कर्माकर भारत की टॉप जिम्नास्ट में से एक हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थी।